नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि मैं समझता हूं कि घर में रहना और बहुत दिनों से स्कूल ना आना बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। स्कूलों की वो मस्ती और दौड़ भाग और दोस्तों से मिलना, ये सारी चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे। और 10वीं के जो बच्चे हैं उनके मन में और भी उत्साह रहता है, वो बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा और उन्हें अपने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। और एक दूसरे से पूछना कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, एक दूसरे का नोट्स मांगना, एक दूसरे का कॉपी बुक लेना, एक दूसरे से बातचीत करना, हंसी मजाक करना। जिंदगी में बच्चों ये सब कुछ जो है ना बहुत याद आता है बाद में, कि जब हम लोग 10th में थे तो ऐसा। तो उन चीज़ों को शायद आप मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। 10th ई का ये जो बैच है उसमें मैं बहुत कम आप लोगों से मिल पाया, क्योंकि मैं फिर कॉपी जांचने चला गया और आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। तो मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इस एपिसोड को शुरू करने में मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों के लिए ही मैं ये बोर्ड सजा रहा था, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा कि आप लोगों को थोड़ा देख के अच्छा लगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। क्यों खुश हूँ जानते हैं? मेरी खुशी का कारण आप लोग हैं। इसलिए कारण है आप लोग क्योंकि जब मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाग 2 पढ़ा रहा था और अट नहीं रही है कविता पढ़ा रहा था बच्चों, तो शुरू में बच्चे जो है वो बहुत देर से जुड़े। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं। और उसके पहले का जो एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा नहीं था। मुझे ये रिपोर्ट मिल रही थी कि बच्चे जो हैं शुरू में जुड़ते हैं और अटेंडेंस दे करके और गायब हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं आप लोगों की टाइमिंग देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। यूट्यूब टाइमिंग बता देता है कि कौन कितने देर तक आपके वीडियो पे रहा। वो एक सॉफ्टवेयर है, मेरे पास है, तो मैं उससे समझ जाता हूँ कि कौन कितने देर आपके वीडियो पे स्टे कर रहा है। तो मैंने देखा कि बच्चे 2 मिनट 3 मिनट, कोई कोई बच्चे पूरा देख रहे हैं, कोई कोई बच्चे 3 मिनट 4 मिनट ऐसा देख रहे हैं। तो जो बच्चे 3-4 मिनट देख रहे हैं, तो हो सकता है मेरे ही भीतर कमी है कि मैं बहुत आप लोगों के भीतर दिलचस्पी पैदा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वही बात है ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि दिलचस्पी पैदा हो। आखिर मुझे तो कविता समझाना है, और कविता समझाने की जो पद्धति है, जो तरीका है, वो यही है कि कविता पढ़ी जाए और उस पर व्याख्या की जाए उसकी। तो और कोई मनोरंजक तरीका मुझे सूझता नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत खुश इसलिए हूं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाग 2 जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो नीचे जब मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे थे। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैंने अपने घर के लोगों को बुलाया, मैंने कहा देखो मेरे बच्चे कितना अच्छा कमेंट लिख रहे हैं, कितने अच्छे से समझ रहे हैं। बच्चों एक बात बताऊं आपको, एक टीचर कब खुश होता है? जब वो 50 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से अगर एक बच्चा भी अच्छा रिस्पॉन्स देता है ना, तो वो टीचर के लिए उस दिन की माने वो दिन सबसे खुशी का दिन होता है। तो मैंने देखा कि लाइन से बच्चे बहुत अच्छा वसंत पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उनका नाम लिख लिया, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, पढ़ दूं ना? पढ़ देता हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चों को सामने आना चाहिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई है इसलिए मैं ये नाम लिख के लाया हूँ। उसमें है अर्क यादव। अर्क यादव ने बहुत अच्छे से वसंत को 2-3 लाइनों में लिख के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक बार आप अपने घर में अपनी अपनी जो सीट पे बैठे हैं उस पे ही अर्क यादव के लिए क्लैप कर दीजिए। फिर अभ्या सिंह है, अभ्या सिंह ने भी बहुत अच्छा लिखा है। अंश अग्रवाल है, अंश अग्रवाल ने भी बहुत बढ़िया उस पर कमेंट किया है। एक लाइन का ही किया, 2 लाइन का, लेकिन अच्छा लगा मुझे। तनिष्क सिन्हा भी बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव नजर आए, उन्होंने भी कमेंट किया।
फिर एक है बच्चों सीक्रेट यूट्यूब नाम से एक चैनल है जिस पर स्टूडेंट का नाम नहीं है। बच्चों स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, मैं ऐसे कैसे समझूंगा कि ये कौन है। इस बच्चे ने भी वसंत पे बहुत बढ़िया लिखा उस पर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हो सकता है कि सीक्रेट यूट्यूबर जो है वो हमारे स्कूल से ना हो, क्योंकि बाहरी बच्चे भी इस चैनल पे आ रहे हैं, उनका भी फोर्स जो है इस चैनल पर आ रहा है और मैं उन सब का स्वागत कर रहा हूँ। सारे लोग देखें और जो कमियां हैं वो मुझे बताएं, फीडबैक दें तो मैं उसे दूर भी करूंगा। तो ये सीक्रेट यूट्यूबर जो है उनसे निवेदन है मेरा कि वो अपना नाम लिखिए, आप कौन है कम से कम मुझे पता चलना चाहिए। आप अच्छा काम किए इसलिए मैं सराहना कर रहा हूँ आपकी। फिर श्रेयस कश्यप नाम की एक बच्ची है, उसने आह्वान का अर्थ पूछा है मुझसे कि सर आह्वान का अर्थ क्या होता है। तो आह्वान जो कविता है उसमें तो मैंने इसे स्पष्ट किया ही था बेटा, लेकिन एक लाइन में अगर आप आह्वान का अर्थ पूछेंगे तो उसका मतलब होता है बुलाना। हम किसी को बुलाते हैं ना तो कहते हैं कि हम उसका आह्वान कर रहे हैं। बुलाना, किसी का किसी काम के लिए बहुत व्यग्र व्याकुल होकर के बुलाना, तो उसे कहते हैं आह्वान। वंदिता सिंह है, वंदिता सिंह ने भी बहुत अच्छा किया, उन्होंने भी कमेंट लिखा है। तो ये 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने आज मेरा दिन बहुत अच्छा बना दिया और मैं आज खूब खुश था, और इसलिए इतनी खुशी के कारण मैं इसको लिखा और मैंने कहा कि नहीं अब बच्चे रुचि ले रहे हैं और मुझे बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छे से अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। देखिए बच्चों, मैं YouTube पर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी है, क्लियर है, आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं आपसे लाइव भी होऊंगा, ठीक है। उसमें फिर हम लोग आमने सामने बातचीत करेंगे, फिर आप उधर से पूछिएगा, मैं इधर से जवाब दूंगा, एक दूसरे का वीडियो देखते हुए। जो गूगल मीट वगैरह आप सभी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग लाइव होंगे, फिर बातचीत कर लेंगे। फिलहाल चलिए आज हम लोग आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब इस बार हम लोग कृतिका शुरू करेंगे कक्षा 10वीं के लिए, और कृतिका में जो पहला ही पाठ है वो है माता का अंचल। चलिए किताब निकाल लीजिए, मैंने भी निकाल लिया। शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। इसमें कोई लेखक परिचय जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शिव पूजन सहाय बहुत बड़े लेखक हैं। खास तौर पर हिंदी साहित्य का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है उसे लेकर के आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत बड़े लेखक हैं। और देहाती दुनिया नाम का एक उनका उपन्यास था, दिखाता हूं आपको। देखिए ये जो माता का अंचल पाठ है शिव पूजन सहाय, वो एक उपन्यास से लिया गया है। शिव पूजन सहाय साहब का एक उपन्यास है, और वो जो उपन्यास है उसका नाम है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया कि देहात की दुनिया कैसी होती है। देहात किसे कहते हैं पता है ना आपको? गांव को देहात कहते हैं। ग्रामीण अंचल, ग्रामीण दुनिया, गांव की दुनिया, देहात की दुनिया का मतलब वही है। तो मूल उपन्यास जो है, जो नॉवेल है, वो है देहाती दुनिया, और उसी का एक चैप्टर आपके लिए शिव पूजन सहाय ने माता का अंचल नाम से आपको पढ़ने के लिए दिया है। तो इस पाठ को मैं पढ़ना शुरू करूं इससे पहले हम इस पाठ पर थोड़ी सी चर्चा कर लें बच्चों। देखिए ये जो पाठ है बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, माता का अंचल। अंचल मतलब माँ का आंचल। तो माँ का आंचल जो है वो प्रेम का आंचल होता है बच्चों के लिए। बच्चा कुछ भी कर दे, माँ का आंचल प्रेम का आंचल होता है ना। माँ डांटती है, मारती है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है। आप खुद देखिए ना, सबसे ज्यादा आपको चिड़चिड़ा जाते होंगे आप। क्या मम्मी सुबह सुबह उठा देती, क्या मम्मी जब देखो खाने के लिए कहते रहती हो, क्या मम्मी जब देखो दूध पीने के लिए कहते रहती हो, मम्मी मम्मी मम्मी। लेकिन वही मम्मी अगर ये सब करना छोड़ दे तो वही मम्मी जिससे आप जब आप दुख में रहते हैं तो उसी मम्मी के पास जाकर के रो लेते हैं, वही मम्मी आपसे कितना स्नेह करती है, आपके लिए सुबह उठती है,
खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, टिफिन बनाती है। याद करिए उस मम्मी को, 9th में आप जा रहे थे तो पूरे साल आपको सुबह उठ के टिफिन बनाई। उसको स्कूल नहीं जाना था लेकिन वो आपके लिए उठती थी, और आप उसके ऊपर कितना भी झल्लाते थे लेकिन वो आपको नाश्ता बना के देती है, टिफिन बना के देती है, खाना बना के देती है। माँ कोई कर्ज थोड़ी खाई है आपका, आप माँ के कर्जदार है कि नहीं? तो माँ है। तो माँ के प्रेम पर और बच्चे के साथ पिता का कैसा प्यार होता है, माँ का कैसा प्यार होता है, और माँ, बच्चा और पिता, ये जो ट्रायंगल बनता है ना, वो कैसा बनता है। इन माता, पिता और बच्चा, इन तीनों के बीच की जो एक समझ है और तीनों के बीच का एक जो प्यार है, वो इस पाठ में बहुत ही खूबसूरती से शिवपूजन सहाय जी ने दिखाया है। ठीक है, तो पहला जो है पुत्र, माता और पिता के मध्य प्रेम। और जब रस की बात हम करें तो इसे हम कहते हैं बच्चों वात्सल्य रस। जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटों से प्यार करता है, बच्चों से प्यार करता है, जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो मेरे और आपके बीच जो रस है वो वात्सल्य रस है। मम्मी पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो मम्मी पापा और बच्चों के बीच जो रस है वह वात्सल्य रस है। ठीक है, तो ये जो माता का अंचल पाठ है, इसका जो सबसे मूल भाव है वो यही है, पुत्र, माता और पिता के मध्य प्रेम। प्रश्न आता है बच्चों, और कृतिका से वार्षिक परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं, तो दोनों प्रश्न जो है वो 2.5 नंबर के होते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आपको कृतिका के किसी भी 2 पाठ से आएगा, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 5 नंबर बहुत होता है। अगर ऐसे बच्चे जो 10 CGPA पाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो 9 CGPA पाना चाहते हैं, उनके लिए हिंदी को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। यहीं से प्रश्न आ जाएगा, ये जो है ना, इसी से बहुत सारा प्रश्न आपका, अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके आसान हो जाएंगे। दूसरा जो इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ग्रामीण परिवेश का शानदार चित्रण। परिवेश मतलब सराउंडिंग, गांव कैसा होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं, गांव के बच्चे कैसे होते हैं, गांव के बच्चे आपस में कैसे दोस्ती करते हैं, आपस में कैसे खेलते हैं, गांव के बच्चे कैसे छोटी छोटी चीजों का मजा लेते हैं, गांव के बच्चे कैसे छोटे छोटे खिलौने बना लेते हैं, कैसे गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, कैसे घर घर खेलते हैं, है ना, ये सब इसमें है। आप कभी गुड़िया गुड़िया खेले हैं? इतने बड़े हो गए, नहीं खेले हैं ना? हम लोग जब छोटे थे ना तो बारात निकालते थे। मुझे याद है कि मेरी दीदी जो है वो भी खेलती थी, मैं भी खेलता था, हम लोग के घर में ढेर सारे बच्चे थे, तो मैं जो है वो डोली उठाने वाला बनता था ऐसे करके, और बारात लेके जाते थे हम लोग। तो जहाँ घराती होते थे, बाराती होते थे, ये सब इतना हम लोग रंग जाते थे कि हम लोग का दिन कैसे बीत जाता था पता नहीं चलता था। और फिर हम लोग दुकान दुकान भी खेलते थे, गजब, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके रख लेते थे और उसको बढ़िया बैठ के एकदम बेचते थे, और जो कागज है ना उसका नोट बनाते थे, ये लीजिए पैसा और दीजिए। तो वो खेल जो है बच्चों अब शायद खत्म हो गया। आप खुद देखिए ना, आपका खेल जो है वो इस तरह के खेलों से कितना अलग है। आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अपना समय बिताते हैं, एकदम दुनिया बदल गई है, अब तो और बदल जाएगी। तो जो दूसरी बात है इस पाठ का, जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो है ग्रामीण परिवेश का शानदार चित्रण। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है ग्रामीण बच्चों के खेल और उनकी दिनचर्या, जिसका हम बातचीत कर जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि गांव के बच्चे क्या खेलते हैं, कैसा खेलते हैं, उनके खेल किस तरह के होते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि गांव में आधुनिक सुख सुविधाएं उस समय नहीं थी जिस समय इसे लिखा जा रहा था, और आज भी गांव के बच्चे कमोबेश गरीबी में पलते हैं, तो बहुत पैसा नहीं होता कि बहुत महंगे महंगे खेल के सामान खरीद लिए जाएं। तो उनका जो खेल होता है या तो वो मिट्टी के खिलौने होते हैं, खेल खेल में ही वो मिट्टी से बैलगाड़ी, तो मिट्टी से ट्रक, तो मिट्टी से बस, तो मिट्टी से कोई मूर्ति, ऐसा बना लिया करते हैं। मैंने गांव में देखा था बच्चों, एक बच्चा इतना बड़ा कलाकार था, वो 6वीं क्लास में पढ़ता था, वो एक ऐसा ट्रक बनाया था काली मिट्टी से, और उसके आगे रस्सी बांध के और अच्छा लिए चला जा रहा था। तो मैं पूछा ये क्या है? कहा अशोक लीलैंड ट्रक है।
ट्रक का ब्रांड भी मालूम था उसको, और बहुत खूबसूरत बनाया था बच्चों। क्या कोई कंपनी का खिलौना बनेगा इतना सुंदर। फिर जो शहरी बच्चों से जब आप उनके खेल की तुलना करिएगा ना, तो शहरी बच्चों का जो खेल है वो माने बनी बनाई चीजों पर निर्भर है। जैसे अगर खिलौना चाहिए तो बाजार से खरीद लिया। फिर अब तो कंप्यूटर में लोग गेम खेलते हैं, और बड़े खतरनाक किस्म के खेल हैं जिसे बच्चे आजकल खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिक स्थिति है उस पर इसका प्रभाव है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बोल दूं, खतरनाक खेल कंप्यूटर पे मत खेला करिए। ऐसे खेल आपको हिंसक बनाते हैं, आपके भीतर एक परिवर्तन करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है लेकिन आप हिंसक हो जाते हैं। तो खतरनाक खेल जिसमें मार पीट धूम धड़ाका, ऐसा मत खेलिए, पढ़ने लिखने में समय बिताइए। शहरी बच्चों से भिन्नता, गांव के जो बच्चे हैं वो शहरी बच्चों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनका व्यवहार, उठना बैठना, बोल चाल, रहन सहन, सब कुछ शहरी बच्चों से अलग है। शहरी बच्चों में जहां पर धूम धड़ाका, आकर्षण, ग्लैमर, ये सारी चीजें हैं, ग्रामीण बच्चों में वो थोड़ा कम है, लेकिन अलग तरह से है उनमें भी, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह से है। फिर प्रेम और करुणा की सहज अनुभूति, इस पाठ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस पाठ के हर लाइन में प्यार है, प्रेम है, हर लाइन में। माने हर लाइन में बच्चा अपने पापा से, मम्मी से प्रेम कर रहा है, अपने दोस्तों से है तो उसको अपने दोस्तों से प्यार है। फिर वो अंत में जब डरता है और भागता है तो माँ की शरण में जाके और शरण छुप जाता है। हर लाइन में प्यार है। और इस पाठ की एक सबसे बड़ी विशेषता और है, वो है गांवों में बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे वाक्यांश बोलते हैं, छोटी छोटी कविताएं बोलते हैं, जैसे चिढ़ाने की कविता है ना। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह की जो छोटी छोटी कविताएं हैं वो आपको चिढ़ाने वाली कविताएं, जैसे बच्चे जो हैं एक साथ खड़े होकर के एक सुर में उसको गाना शुरू करते हैं और चिढ़ाते हैं लोगों को, है ना। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पाठ है, मैं पढ़ूंगा और आप सभी उसको सुनेंगे। आप सभी भी किताब से मिला लीजिए और मैं उसकी व्याख्या करता चलूंगा। फिर वही बात की पाठ को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, कैसे ऐसा किया जाए कि आप 40 मिनट बैठ करके पूरा पाठ सुने, बीच में वीडियो मत छोड़िए। हर चीज में मजा नहीं ढूंढना चाहिए, कुछ बातें गंभीर भी होती हैं, तो गंभीरता से भी किसी चीज को लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं पढ़ता हूं और बड़े ध्यान से आप अपनी कॉपी में मिलाइए। मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। ये मान के चलिए कि आपको 5 नंबर की तैयारी करनी है, तो इन पाठों को खूब अच्छे से तैयार रखना होगा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुन लेंगे ना, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा तुरंत आपके सामने मेरा चित्र आ जाएगा कि सर बता रहे थे, ऐसा कुछ बता रहे थे, और आप लिख देंगे और आपको फट से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें पाठ को। ओके। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग। देखिए पहली ही लाइन 2 कविता से शुरू हुई, और मजाहिया कविता, मजा देने वाली, हंसाने वाली कविता। क्या? जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। कह रहे हैं कि जहां बच्चे रहते हैं वहां पर खुशी ही खुशी रहती है, मृदंग ही मृदंग बजते रहता है, उमंग और उत्साह रहता है। लेकिन जैसे ही बुढ़ों का साथ हो जाता है तो वहां पर फिर मजा किरकिरा होने लगता है और बच्चे भाग जाते हैं वहां से। देखो भाई, मेरे से भागना नहीं तुम लोग, मेरे लिए नहीं है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हमारे पिताजी सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर के पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब अपने पिताजी के साथ, पिताजी को बहुत मानता था मैं, इसका मतलब ये है। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। गांवों की एक परंपरा है बच्चों
बहुत ध्यान से सुना, एक बहुत दिलचस्प बात गांवों की बता रहा हूँ कि गांवों में जो पुरुष वर्ग होता है वो घर के बाहर जो बारांदा होता है उसमें लाइन से खटिया लगे रहती है, उसमें सोते हैं, बाहर का जो बैठक। और जो महिला वर्ग है वो घर के भीतर रहते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि मुझे अपने पिता से इतना प्रेम था कि मैं माँ के पास जाता था, खा पी करके दूध वूध पी के आ जाता था और पापा के ही साथ, पिताजी के साथ ही सोया करता था। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते थे। फिर नहा धोआ के पूजा करने की बात आती थी, दोनों जन पूजा करने बैठ जाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक मतलब होता है जिद करना, भभूत मतलब जो राख अगरबत्ती से या हवन करने से जो राख बचा रहता है, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही पवित्र है, उसका टीका लगाने से अच्छा रहता है, मंगल रहता है, सुमंगलकारी है, उसे हम कहते हैं भभूत। ठीक है, आपने सुना ही होगा। तो भभूत का टीका लगा देते थे और ये दोनों जन बम भोला बन के पूजा करने बैठ जाते थे। कुछ हंस कर, कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर वे हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार मतलब होता है मस्तक, और त्रिपुंड मतलब तीन लाइन वाला टीका लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी मतलब जचती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। ये जो बच्चा है बच्चों, उसका मुंडन नहीं हुआ है, तो उसका बाल जो है बढ़ा है। कभी आसपास के अपने घरों के ऐसे बच्चों को याद करो जिनका 5-6 साल तक मुंडन नहीं हुआ रहता है, तो बाल कैसा होता है। तुम लोग भी याद करो कि तुम्हारा मुंडन कब हुआ था, तुम्हारे बाल बड़े बड़े थे ना। मेरे बच्चे के साथ ये हुआ कि उसका बाल कभी इतने बड़े से ज्यादा हुआ ही नहीं, इसलिए वो मेरे सामने खड़ा है, गुस्सा रहा है। तो उसका बाल इससे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। हाँ तो सही तो कह रहा हूं। और वो मतलब छोटा ही बाल था उसका, फिर उसका मुंडन हुआ। लेकिन आप लोग अपने आसपास के बच्चों को देखिए, उनका बाल अच्छा बड़ा बड़ा होता था। तो वैसा बच्चा है ये, और 5-6 साल का बच्चा, उससे ज्यादा का नहीं है। और उसके पिताजी उसको भभूत लगा देते थे तो भोले बाबा की तरह दिखता था वो, ऐसा कहना है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। भोलानाथ बच्चे का नाम था, पिताजी उसको भोलानाथ कहते थे। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। तारकेश्वर नाथ उसका पूरा नाम था बच्चे का, लेकिन पापा उसको उसके भोलानाथ कहते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। तो अपने पिताजी को वो बाबूजी कहता था। आजकल हम तो पापा डैडी ये सब कहते हैं, गांवों में बाबूजी बाबूजी कहने का रिवाज आज भी है, लोग कहते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी इधर रामायण पढ़ रहे हैं, मैं आईना लेकर के उसमें अपना टीका लगा हुआ मुंह देखा करता था। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। जब पिताजी मेरी ओर देखते तो मैं लजा करके आईना को नीचे रख देता था, वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर वे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इधर बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। प्रश्न कई बार आया है यहां से बोर्ड की परीक्षा में। भोलानाथ के पिताजी का राम नाम से कैसा लगाव था। भोलानाथ के पिताजी की एक बही थी, बही खाता, एक किताब, एक कॉपी थी, उसमें वो सुबह पूजा करने के बाद लाल पेन से 1000 बार राम लिखते थे। ऐसा खोल के डेट लिखते थे, राम 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 करके 1000 बार लिखते थे। ऐसा मानना है कि गांव में या अभी भी जो लोग ईश्वर पर बहुत आस्था रखते हैं, उनका मानना है कि राम राम लिखने से मनुष्य का कल्याण होता है, जगत का कल्याण होता है,
तो वो उस पे राम राम लिखते थे पूजा करने के बाद, और फिर कॉपी को बंद करके रख देते थे। और फिर क्या करते थे कि कागज के टुकड़ों पर राम राम लिख करके और उसे आटे की गोलियों में ऐसे डाल के और गोल गोल गोली बना देते थे। मतलब आटे की गोली बनाया, फिर उसमें राम लिखा हुआ एक कागज लिया, उसको कागज को ऐसे मोड़ा और आटे की गोली में डाल दिया और गोली को बंद कर दिया। ठीक। और उसके बाद उस गोली को ले जाकर के तालाब में या नदी में फेंकते थे ऐसे करके, तो उसको मछलियां खा जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि जैसे ही मछलियां खाती हैं तो मछलियों को बड़ा शुभ माना जाता है। आप देखिएगा, अपने घरों में पूछिएगा अपने मम्मी पापा से, बताएंगे कि मछलियां बहुत शुभ हुआ करती हैं। तो मछलियों को खिला देने से ऐसा माना जाता है कि वो राम नाम जो हमने कागज में लिखा है, वो राम नाम जो है वो सीधे कहां पहुंच गया? ईश्वर तक पहुंच गया। मछलियों ने खा लिया, मतलब कि वह राम नाम ईश्वर तक पहुंच गया। तो यहां से प्रश्न उठता है कि तारकेश्वर नाथ भोलानाथ के पिताजी राम नाम से उनका कैसा लगाव था, स्पष्ट करें। तो आप इस घटना को लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ता हूं। तो जब वो नदी की ओर जाते थे, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो जो मैं जिस नदी का मैं नाम लिया, वो नदी कौन है? गंगा नदी है। और गंगा नदी का महत्व तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदियों में से एक है। उसमें स्नान करना ही माना जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। तो गंगा नदी के किनारे का ये कोई गांव है। अब आप समझ में आया कि ये गांव कौन सा है? ये गांव उत्तर प्रदेश का कोई गांव है जो गंगा के किनारे है, और गंगा से इतना नजदीक है कि गांव के लोग गंगा में स्नान करने रोज जाते हैं नियम से। ठीक है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। तो जब पिताजी नहाने जाते थे, या नहीं, ये जो राम नहाने जाते थे तो ले जाते ही थे, जो राम नाम की गोलियां बना करके और मछलियों को खिलाने ले जाते थे, तो भोलानाथ भी उनके साथ उनके कंधे पर बैठ जाता था। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे। देखिए, मैंने बताया था ना, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। मतलब वो बच्चा अपने पिता से इतना प्रेम करता है, या पिता उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसको हमेशा अपने ऊपर लादे रहते हैं, अपने कंधे पे बिठाए रहते हैं, और वो बैठा रहता है कंधे पे, और पिता जो है गोलियां ऐसे फेंक करके मछलियों को खिलाते रहते हैं, और वो यहाँ बैठ करके हंसता रहता है। हाँ, जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। बहुत प्यारा पिता है। जब वापस लौट रहे हैं तो जो गंगा से लौटते समय बागीचा है, बागीचा में जो आम के पेड़ों की डालियां झुकी हुई हैं, उसमें उसको कंधे से उठा करके ऐसे बैठा देते थे, और उसके बाद झूल बाबू झूल, झूल बाबू झूल, उसको ऐसे ऐसे माने डंगाल को ऐसे ऐसे हिलाते थे तो वो ऊपर नीचे होता था। तो खूब हंसता था और उसको खूब मजा आता था। अब आप देखिए, यहीं पर आप शहरी बच्चे हैं, आपका जो जीवन है और ये जो ग्रामीण बच्चा है, कितना अंतर है। आपको अगर झूलना होगा तो आप आम के पेड़ की डंगाल पे झूलेंगे क्या? आप क्या करेंगे? सीधे अपने घर में एक झूला टांगेंगे, बाजार से एक झूले का जो बैठने वाला शीट आता है उसको आप खरीदेंगे, उस सीट पे बैठ करके और आप फिर झूल लेंगे अपने घर के केबिन में, छत पे, कहीं पे भी। लेकिन ये बच्चा कहाँ झूल रहा है? इसके पास कोई झूला नहीं है, ये आम के पेड़ की डंगाल पे बैठ के झूल रहा है और इसके पिताजी इसको झुला रहे हैं। यहां तक समझ में आया ना? बहुत ही आसान है, पढ़ते चलते हैं, है ना? और जहां कठिन होगा वहां पे समझेंगे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। ये पैराग्राफ बहुत दिलचस्प है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। वे उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे श्रद्धा और हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते,
तब हम बारी बारी करके अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा देकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस बात पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। क्या बात है, आप अपना बचपन याद करिए। देखिए यहाँ जो पिता हैं वो अपने बच्चे से कुश्ती लड़ रहे हैं, खूब पटका पटकी कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार जो पापा हैं, जो पिताजी हैं, वो पटका जा रहे हैं और बच्चा, छोटा 5 साल का बच्चा अपने पिताजी को पटक दे रहा है। तो आप तो जानते ही हैं कि पिताजी तो जानबूझ के पटका रहे हैं कि मेरा बेटा खुश रहे। तो अक्सर हमारे माँ बाप, आप भी ऐसा कभी आपके जीवन में भी अवसर आया होगा कि आप अपने पापा के साथ कुश्ती लड़े हों और पापा बिस्तर पे धम से गिर गए हों, बचाओ बचाओ बचाओ, और आप जो है उनके छाती पे चढ़ के मारूंगा मारूंगा ऐसा किए होंगे आप, है ना, बहुत बलवान बने होंगे। फिर पापा को नोचे होंगे, फिर पापा जो है आपके दाएं बाएं गाल पर बोले होंगे कि ये खट्टा चुम्मा है, ये मीठा चुम्मा है, तो एक बार मुझे खट्टा चुम्मा दे दो, तो एक बार मुझे मीठा चुम्मा दे दो। याद करिए अपना बचपन। अक्सर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस दुनिया के सारे मम्मी पापा, पूरी दुनिया के, आपके ही नहीं, पूरी दुनिया के सारे मम्मी पापा अपने छोटे छोटे बच्चों के गाल पे खट्टा चुम्मा और मीठा चुम्मा जरूर लिए। तो ये जो भोलानाथ है वो क्या करता था कि खट्टा चुम्मा दे देता था, तो उसके पिताजी, हाँ बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है, जल्दी से मीठा वाला दे, तो बोलता था नहीं दूंगा। तो पिताजी उसको जबरदस्ती पकड़ के, और जो अभी जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है छोटी सी खूंटी जैसी, वैसे ही पिताजी की दाढ़ी खूंटी खूंटी बढ़ी रहती थी, तो उसके गाल में यूं 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 करके और उसके गाल में गड़ा देते थे। तो वो झुंझलाने लगता था और उसको गुदगुदी होती थी, तो वो झुंझला के किनारे खड़ा हो जाता था और फिर रोने वोने लगता था। तो ये जो लिख रहे हैं लेखक उस बच्चे के बारे में, कितनी जबरदस्त बात है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो फिर उसके बाद जब वो रोने लगता या झुंझलाने लगता, तो पिताजी उसके दोनों हाथों को पकड़ के और उसको चूम लेते थे, और फिर उसके बाद उसको मनाते थे, उसको चॉकलेट वॉकलेट देते थे, फिर वो मान जाता था, फिर बहुत खुश होकर के और वहां से खेलने चला जाता था। अब देखिए माँ क्या करती है, माँ का भी रोल कम नहीं है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने लगते। चौका घर, रसोई घर को बोला जाता है, चौका घर, रसोई घर, किचन, है ना, खाना बनाने का की जगह, इन सबको मैंने गांव में चौका घर कहा जाता है। तो चौके में बैठ करके ये लोग खाना खाते थे। वह हमें अपने हाथ से ही फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। तो जो पिताजी हैं वो, गोरस मतलब होता है दूध और भात सान करके या दूध और रोटी सान करके भोलानाथ को वो खिलाते थे, और भोलानाथ बड़ी मस्ती से दूध और भात खाता था। तो दूध और भात खाता था, तो उसमें मम्मी की क्या भूमिका थी, मम्मी क्या करती थी, मम्मी जो है वो पकड़ के, जब ये नहीं खाता था तो कैसे नहीं खाएगा ले, तो मम्मी की जो एक भूमिका होती है वो यही होती है कि खाएगा क्यों नहीं, और अंदर से पूरा डांट की बौछार कर देती थी और पकड़ के जबरदस्ती पापा से ये नाटक करते थे भोलानाथ कि नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। मम्मी पकड़ के सान के एकदम और लीधे मुखोल और ठास देती थी। तो ये थी मम्मी। तो अक्सर मम्मियां अपने बच्चों से बहुत स्नेह करती हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों बैठ करके और किचन में खाना खा रहे हैं, और पापा जो है वो दूध में रोटी को सान करके और उसको खिला रहे हैं। तो अब माँ क्या करती है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब जब मेरा पेट भर जाता, अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, मतलब जिद करती।
तब बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। कहा था ना मैंने कि छोटी छोटी कविताएं आपको बहुत हंसाएंगी। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब दुनिया में पाएगा ठौर। ठीक है। तो माँ क्या करती, जब पिताजी थोड़ा थोड़ा, हाँ बेटा मुंह खोल, छोटा सा कवर बना के उसके मुंह में डाल देते, फिर हाँ बेटा मुंह खोल, फिर छोटा सा कवर बना के उसके मुंह में खिला देते। अब बच्चा सोचता था काफी देर तक छोटा छोटा कवर खाएगा तो काफी देर तक खाएगा, तो उसको लगता था कि बहुत खा लिया। तब तक मम्मी की एंट्री होती है, मम्मी आ जाती है। क्या आप भी छोटा छोटा कवर बना के खिलाते हैं? थोड़ा बड़ा बड़ा कवर बना के इसके मुंह में ठूसिए। उसके बाद मम्मी सान के इसका मुंह खोल रहे, उसका खिला के और उसके बाद ऐसा करके खाना शुरू। तो बच्चा जो है वो मम्मी के खिलाने से बड़ा घबरा जाता था, लेकिन मम्मी बड़ा बड़ा कौर बना के उसके मुंह में खिला देती थी और कहती थी कि जब खाएगा बड़ा बड़ा कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। और उसके बाद क्या कहती थी कि देखिए मैं खिलाती हूं। मर्दुए क्या जाने, मतलब मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और फिर महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। माँ ये भी कहती है कि आप क्या जाने खिलाना, माँ जब तक नहीं खिलाएगी तब तक बच्चों का पेट नहीं भरेगा। उसके बाद यह कहकर वे थाली में दही भात सानती हैं। अभी तो रोटी दूध खा रहा था, इसके बाद वो दही भात सानती हैं। दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिला जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। ये भी बहुत जबरदस्त बात है। अक्सर क्या होता है कि जब छोटे बच्चे खाते नहीं है तो फिर उनको हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कौर का, हाँ ये तोता है तो बेटा ये मैना है, ये गौरैया है और ये गैया है, ये दादी का कवर है और ये दादाजी का कवर है। अब सोच लो सबको खाना है तुमको। दादी का कवर नहीं खाओगे दादी को बहुत दुख लगेगा, बाबू मेरा कवर नहीं खाया। दादाजी का कवर नहीं खाओगे तो दादाजी को बहुत बुरा लगेगा कि बाबू तो मेरा कवर नहीं खाया। अब बाबू बेचारा आ सबका कवर खाएगा, पेट फूल गया उसका खा के, लेकिन वो इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। दादी का नहीं खाऊंगा तो दादी नाराज, पापा का नहीं खाऊंगा तो पापा नाराज, फिर तोता का खाऊंगा, फिर मैना का खाऊंगा, फिर गैया का खाऊंगा। इस तरह से बेचारा सबको संतुष्ट करने के चक्कर में सबका कवर खाता है और उसके बाद फिर बढ़िया ऐसे करते हुए उससे चला भी नहीं जाता है, इतना खिला देते हैं उसको और उसका फिर वो बाहर खेलने के लिए निकलता है। तब जाके मम्मी सांस लेती है, हाँ आज खाया है मेरा बेटा। वो बेचारा इमोशनल ब्लैकमेल होकर के वो सब का कवर खा जाता है, चिड़िया, तोता, मैना सब। आप याद करिए आपके पापा मम्मी आपको इस तरह से कभी खिलाए हैं क्या कि ये चिड़िया का कवर है, ये तोता का कवर है, ये मैना का कवर है, ये दादा और ये दादी का कवर है? जरूर खिलाए होंगे। हमारे घर में तो अभी भी बच्चों को उसी तरह से खिलाया जाता है। हाँ, तो हम उन कवर को इतने जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। एक और बहुत बच्चों को ब्लैकमेल करने का तरीका है, क्या? दो बच्चों को साथ में बैठा दीजिए और कहिए कि तुम नहीं खा रहे हो, तुम हार जाओगे, वो राजा हो जाएगा। या मम्मी पापा खा रहे हैं, अगर अरे बेटा जल्दी खा नहीं तो पापा राजा हो जाएंगे। अब बेटा जो है या खाना शुरू, और खाता कम है, दूसरे की थाली में ज्यादा देखता है कि उसमें कितना बचा हुआ है। जो बच्चा नहीं खाना चाहता है उसको तुरंत आप कंपटीशन करवा दीजिए कि अगर तू नहीं खाएगा तो तू हार जाएगा और पापा राजा बन जाएंगे। उसके बाद उसका खवाई देखिए, फिर उसके बाद फिर वो पूरा मुंह में आंख बड़ा बड़ा करके और दूसरे की थाली में ताकेगा कि हाँ वो ज्यादा खाया कि मैं ज्यादा खाया, मैं पहले खाया, और उसके बाद पूरा खा के कहेगा मैं राजा। तो गजब
का मनोविज्ञान है, गजब की साइकोलॉजी है बच्चों के साथ व्यवहार करने की। मम्मी पापा बहुत प्यार से दुलार से बच्चों को खिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। तो इस तरह से भोलानाथ अपने मम्मी और पापा का बहुत दुलारा बच्चा है और मम्मी और पापा उसका पालन पोषण कर रहे हैं। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। उसके बाद फिर जब वो खा लेता था बढ़िया से, तो उसके पास एक लकड़ी का घोड़ा था, उसमें रस्सी बंधी हुई थी। तो वैसे ही मैंने नंग धड़ंग मतलब अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो 5 साल का बच्चा है, वो कितने कपड़े पहनता होगा, वो आदि मानव की तरह दिखता होगा। तो ले करके अपना रस्सी ले करके और उस घोड़े को ले करके वो बाहर खेलने निकल जाता था। तो इस तरह से बच्चों, अब मुझे लगता है कि हम यहीं पर अपने पाठ को खत्म करें। और आप सभी को उम्मीद है कि यह पाठ पसंद आ रहा होगा और आप एक बार खुद भी इसे पढ़िए, बिना मेरा वीडियो देखे एक बार पढ़ के देखिए कि आपसे समझ में आ रहा है कि नहीं। और हिंदी पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। एक तो आप बस मेरा इस वीडियो को देखिए और बहुत मन लगा के देखिए, मजा लेकर के देखिए, हंसते हुए देखिए। और उसके बाद दिन भर में जब आप बड़े बड़े विषय पढ़ लेंगे, विज्ञान पढ़ लेंगे, बड़े बड़े विषय कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी किसी से कमजोर है। हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान हुए हैं इस देश में जिन्होंने इस दुनिया और समाज को रास्ता दिखाया है। लिटरेचर अगर समाज में न हो तो मनुष्य में जितनी बर्बरता आ जाएगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो लिटरेचर तो बहुत ही महान है। खैर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि बच्चे जो हैं लिटरेचर पे आजकल बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी जैसे दिन के में विज्ञान, गणित, सोशल साइंस, अंग्रेजी ये सब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहना यह है कि जब आप खाना वाना खा लेते हैं और जब आप सोने जाते हैं तो पढ़ने की आदत डालिए। फिर आप बहुत इत्मीनान से अपने बिछौने पे बैठ जाइए और हिंदी की किताब ले लीजिए और लाइट जला लीजिए और बड़े इत्मीनान से हिंदी की एक कहानी, हिंदी की कोई कविता है ना, हिंदी का कोई नाटक, कोई पाठ, कोई निबंध पढ़िए। 2 पन्ना पढ़िए, रोज पढ़िए। सोते जाते समय अगर आप पढ़ने लगेंगे और ये आदत अगर आप डाल लिए कि सोने से पहले मुझे 4 पन्ना पढ़ के सोना है, दिन भर खूब पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बड़े बड़े विषय पढ़िए, खूब गंभीर विषय पढ़िए, लेकिन जैसे ही रात में सोने जाने से पहले खूब अच्छे से हाथ मुंह धो के पढ़ने बैठेंगे ना, तो बस 2 पन्ना, 2.5 पन्ना, 2 पन्ना, 2.5 पन्ना ऐसा पढ़िए। अच्छी नींद भी आएगी और वो पढ़ा हुआ जब परीक्षा का समय आएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरा सब पढ़ा हुआ है। तब आप माने परेशानी में नहीं फंसेंगे। तो बच्चों इसी तरह से करिए, आज से ही अपनी दिनचर्या बनाइए। अपने पाठ की ही बात, कोर्स की ही बात नहीं कह रहा हूँ, अलग से भी कुछ लिटरेचर की किताबें, कुछ कहानियाँ, बड़े लेखकों की बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ, ये सब ला करके पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। और अगर आप कहेंगे तो मैं किसी दिन आपके साथ लाइव आ जाऊंगा, आप कहेंगे तो मैं लाइव आ जाऊंगा और मैं भी चाह रहा हूं कि एक दिन लाइव आ करके आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। फिलहाल तो इसे देखिए और इस क्लास को यहीं बंद करते हैं, फिर अगले पीरियड में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।